chapter number 8 we are starting now. The name is journal proper. अब ये जो जर्नल प्रॉपर है, इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी बुक. ये भी एक सब्सिडरी बुक ही है. इसमें लिखेंगे हम जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट देखेंगे तब. पर जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो अ सब्सिडरी बुक. ऐसे ट्रांजैक्शन जो कोई और सब्सिडरी बुक में नहीं आते हैं. अभी तक हमने 5 सब्सिडरी बुक्स पढ़ी है. कौन सी पढ़ी है बोलो? परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड कैश बुक. ये पूरा था चैप्टर नंबर 6. ये था चैप्टर नंबर 7. यस और नो? यस सर. ये जो चैप्टर नंबर 6 में हमने 4 सब्सिडरी बुक पढ़ी है, इसके अंदर सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है? ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स. सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, और वो भी खाली गुड्स के रिलेटेड, असेट के रिलेटेड नहीं. ओके. फिर कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल द टाइप ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो गुड्स हो, असेट हो, जो भी हो, ऑल द टाइप ऑफ कैश ट्रांजैक्शन. लेकिन क्या अकाउंट में इतने ट्रांजैक्शंस है? नहीं. अकाउंट में और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है. जैसे कि क्रेडिट परचेज ऑफ असेट होगा या क्रेडिट सेल ऑफ असेट होगा, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में तो होगा नहीं, क्योंकि वहां तो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं. ये 4 बुक्स में भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो खाली गुड्स रिकॉर्ड होते हैं, असेट तो होते नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है जो ये 5 बुक में नहीं आएंगे. वो बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है. तो वैसे जर्नल प्रॉपर भी ऐसा ही है. ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो ये 5 बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर में. ओके. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नल प्रॉपर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग द डेफिनेशन. ए सब्सिडरी बुक in which the transactions which are not recorded in other subsidiary books are recorded. ओके. ऐसे ट्रांजैक्शन जो कोई और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, कोई और मतलब ये 5 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर में. ओके. आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड ए जर्नल प्रॉपर. इसको हम बोलेंगे जर्नल प्रॉपर. अंडरस्टूड? यस और नो? यस यस. यस सर. Types of transactions that are recorded in journal proper. जर्नल प्रॉपर में कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, वो हम देखते हैं. सबसे फर्स्ट इज ओपनिंग एंट्रीज. सबसे फर्स्ट है ओपनिंग एंट्रीज. अब ओपनिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है? तो हम जब बिजनेस पहली बार स्टार्ट करते हैं, तो ओनर बिजनेस में कैश लेकर आएगा, तो वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा. बैंक बैलेंस लेकर आएगा, तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा. लेकिन अगर उसके अलावा ओनर गुड्स लेकर आता है, मान लो ओनर स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज के गुड्स बिजनेस में लेकर आया, तो क्या हम उनको ये बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो. नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुड्स को परचेज नहीं किया गया है. ये गुड्स तो ओनर खुद लेकर आया है, कैपिटल है ये. ओके. तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? ओपनिंग एंट्रीज में, जर्नल प्रॉपर में. ओके. मान लो ओनर फर्नीचर लेकर आया, मान लो ओनर मशीनरी लेकर आया, ओके, मान लो ओनर डेटर्स को लेकर आया, तो ये सब चीजें जब ओनर लेकर आया, तो वो इनमें से किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. तो वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा?
इन जर्नल प्रॉपर। तो ओपनिंग एंट्रीज का मतलब एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, मतलब स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, कॉमा ओनर ब्रिंग्स गुड्स असेट्स एटसेट्रा। कैश नहीं, क्यों कैश नहीं लिखा यहाँ पर हमने? क्योंकि अगर वो कैश लेकर आएगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। अपने करा भी है, अपने जब कैश बुक कर रहे थे उसमें से ट्रांजेक्शन आए थे। एज द फंड्स मोर फंड्स वर रिक्वायर्ड ओनर ब्रॉट ₹10,000 इन द बिजनेस। तो हमने लिखा था 10,000 बिजनेस में लाया, कैश कम्स इन डेबिट साइड पे लिखा था टू कैपिटल अकाउंट, कैश कॉलम में 10,000। ओके, ओनर sold his personal furniture of 10,000 in ₹12,000 and brought ₹7,000 in the business। तो 7,000 बिजनेस में आया तो फुल कैपिटल करके 7,000 लिखा। तो कैश लाएगा तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर वो कोई गुड्स लाया है, कोई असेट लाया है, ओके, तो वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग एंट्रीज, सेकंड आएगा एंट्रीज for which subsidiary books are not maintained। मान लो किसी बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन ने परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बुक बनाई नहीं है, क्योंकि उनके बिजनेस में परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बहुत कम होता है। तो वो लोगों ने ये दो बुक्स नहीं बनाई, सिर्फ कौन सी बुक बनाई है? परचेस बुक और सेल्स बुक बनाई है। अब मान लो अचानक कोई परचेस रिटर्न हुआ तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो फिर उसको भी रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। तो ऐसी एंट्री जिसकी सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाई गई है, क्यों नहीं बनाई गई है? क्योंकि उसके ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं। मान लो अपने बिजनेस के अंदर महीने में एक आधी बार परचेस रिटर्न करते हैं, या महीने में एक आधी बार सेल्स रिटर्न होता है। अपने बिजनेस की पॉलिसी है कि भाई बेचेलो माल परत लेवामा नहीं आवे, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न्ड। ओके, हमने ऐसा बोर्ड मारा है हमारी दुकान में कि भी गुड्स सोच समझ के ले जाना। एक बार दुकान से बाहर निकले उसके बाद अगर कल भी वापस आओगे कि भी गुड्स खराब है तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, तो सोच समझ के चेक करके ले जाना, ऐसी पॉलिसी है। तो वो सिचुएशन में हमें सेल्स रिटर्न बुक बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई सेल्स रिटर्न हमारी बिजनेस में होता ही नहीं है। लेकिन कोई स्पेशल केस में अगर हमें सेल्स रिटर्न करना पड़ा, मान लो कोई जान पहचान वाला ही अपना कोई रिश्तेदार है कोई, वो हमसे गुड्स लेकर गया और वो खराब निकले तो हमको लेना पड़ेगा वापस। तो कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन में सेल्स रिटर्न हुआ और हमने उसकी बुक्स बनाई नहीं है, तो फिर उसको कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे हम? जर्नल प्रॉपर में। अंडरस्टूड? Yes, sir. देन थर्ड, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स एंट्री। अब ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स का मतलब हम डायरेक्टली अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं तो जो ट्रांसफर वाली एंट्री है वो भी डायरेक्टली कहाँ पे आएगी? जर्नल प्रॉपर में। फॉर एग्जांपल, रमेश गेव अ चेक ऑफ 10,000 व्हिच वी गिव टू महेश। हमको रमेश से 10,000 रुपया लेना था, ओके, और महेश को हमें वही 10,000 रुपया देना था। तो हमने डायरेक्टली क्या करा? रमेश का जो चेक आया 10,000 का वो बैंक में जमा नहीं किया। अगर बैंक में जमा कर दे तो कैश कम सीन होता, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दे। पर रमेश का जो 10,000 का चेक आया वो डायरेक्टली हमने किसको दे दिया? महेश को दे दिया। मान लो तुम में से एक स्टूडेंट की फीस आई है फॉर एग्जांपल, ओके, हर्षदीप की 5,000 फीस आई है, 5,000 का चेक उसने भरा है। अब मुझे 5,000 रुपीज मान लो स्टेशनरी वाले को या जेरोक्स वाले को देनी है, तो मैंने क्या किया? वो हर्षदीप का सीधा चेक जो 5,000 का था ना वही मैंने उसको दे दिया। ओके, तो क्या इसके ये सिचुएशन में कैश मेरे बिजनेस में आया या मेरे बिजनेस से बाहर गया? नहीं, वो जो चेक था बारों बार मैंने दूसरे पार्टी को दे दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स। तो उसकी भी एंट्री कहाँ पे आएगी? जर्नल प्रॉपर में आएगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज, अब ये क्लोजिंग एंट्रीज क्या है? तो ये तुम पार्ट 2 में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। हम अकाउंट्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स ओपन करते हैं, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, रमेश भाई अकाउंट, महेश भाई अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स ओपन करते हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स बाद में जाके दो मेन अकाउंट है उसमें क्लोज हो जाते हैं। ये तुम फाइनल चैप्टर में बैलेंस शीट में पढ़ोगे
फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। P&L का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने नहीं एसएस में पढ़ा था बचपन में, ऑल द स्मॉल रिवर्स फाइनली मर्ज इनटू ओशन। जितनी भी छोटी छोटी नदियां होती है वो लास्ट में कहाँ जाके मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, बराबर है। तो उसी तरह से बिजनेस के अंदर हम जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स लास्ट में जाके ये दोनों अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। परचेस अकाउंट कहाँ जाएगा, लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज होगा। वो रूल है, वो तुमको समझाऊंगा मैं जब ये एंट्री हमें करेंगे ना इस चैप्टर में तब। ओके, तो इन शॉर्ट सारे अकाउंट्स को जब हमें क्लोज करना है तो क्लोजिंग एंट्री भी इनमें से कोई बुक में नहीं आएगी, तो उसको भी कहाँ करना पड़ेगा, जर्नल प्रॉपर में क्लोज करना पड़ेगा। एनी डाउट? No, sir. No, sir. और भी ऐसी बहुत सारी एंट्री है, पर ये 4 एंट्री मेन तुमको याद रखनी है। ओके, जो हम जर्नल प्रॉपर में क्लोज करेंगे। एक और है जैसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, अब ये क्या है रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफाई करना मतलब करेक्शन करना। अब मान लो हमने एक जर्नल एंट्री लिखी थी, हमने मशीन परचेस करी थी 10,000 की कैश में, तो वो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, मशीन ऑफ ₹10,000 परचेस इन कैश। बोलो जर्नल एंट्री क्या आएगी? In account debited to cash account. वापस बोलो। Machine account debited to cash account. वेरी गुड, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000, करेक्ट एंट्री है ये, परफेक्ट एंट्री है। ओके, मशीन कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर हमने गलती से मशीन अकाउंट की जगह पे क्या लिख दिया, परचेस अकाउंट। ओके, और 4 दिन के बाद पता चला कि हमने मशीन परचेस करी थी, क्या मशीन अकाउंट आना चाहिए था, तो हमने गलती से तो परचेस लिख दिया है। तो अकाउंट से अंदर तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि चलो परचेस को कट कर दो या मशीन अकाउंट लिख दो, नहीं कर सकते। क्योंकि जर्नल एंट्री लिखने के बाद क्या होता है, हम उसके ऊपर से सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, तो वहां पर भी एंट्री करी होगी। उसके बाद हम लेजर बनाएंगे, इसके बाद वाला चैप्टर आएगा, तो उसमें भी हमने ये वाली परचेस वाली एंट्री कर दी होगी। तो तुमने यहाँ तो काट दिया, और ये वाली एंट्री और भी बहुत सारी बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर दी है, तो कहाँ कहाँ काटोगे। ओके, तो अकाउंट के अंदर अगर गलती होती है तो उसको कट करके नहीं लिखा जाता है, ये तो ऐसे ही रहेगा। पर इस गलती को सुधारने के लिए, इस गलती को सुधारने के लिए क्या होगा, जिस दिन हमें गलती किया एहसास हुआ, पता चला कि हमने ये मिस्टेक कर दी है, तो उस दिन एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। कौन सी एंट्री, देखो मैं इसकी पास करता हूँ। एक्चुअली कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था यहाँ पे, मशीन, और हमने गलती से परचेस को डेबिट कर दिया, तो मैं एक और एंट्री पास करूंगा, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। अब क्या होगा, ये एंट्री को बोला जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट और परचेस अकाउंट क्रेडिट अपने आप कैंसिल हो गया। एक बार परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक बार परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अपने आप कैंसिल हो गया। बचा क्या, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वही तो अपने को चाहिए था। अंडरस्टूड? तो ये जो हमने एंट्री पास करी है, Yes. एंट्री को बोला जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये एंट्री क्यों पास करनी पड़ती है, ताकि हमने जो गलती करी है उस गलती को सुधार सके, करेक्ट कर सके। अंडरस्टूड? सर Yes, sir. वो नहीं, अपने बचपन में जो तो पढ़ा था, एग्जाम में भी नहीं काटने का ना। नहीं एग्जाम काट, ये तो मैंने खाली तुमको बताया है काटने के लिए, कि ये कट हो गया, आपस में दोनों नलीफाई हो गया, एग्जाम में कट नहीं करने का। ओके, ये तो खाली नलीफाई हुआ, वो तुमको बताया कि एक बार डेबिट था एक बार क्रेडिट था, तो आपस में कैंसिल। ओके, वो बचपन में नहीं अपने जोक पढ़ा था कि ये एक छोटी लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन को हमें छोटा करना है बिना रब करे, तो कैसे करोगे? ये लाइन को अगर हमें छोटा दूसरी करना है बिना रब करे, दूसरी लाइन बड़ी ड्रॉ कर देंगे। वेरी गुड, दूसरी लाइन बड़ी ड्रॉ करेंगे, तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। बड़ी लाइन दूसरी ड्रॉ करके लाइन अपने आप छोटी होगी। वैसे ये हमने गलती करी है, इस गलती को सुधारने के लिए हमें इसको रब नहीं करना है, हमें एक और एंट्री पास करनी है जिससे गलती अपने आप करेक्ट हो जाए। ओके, तो अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। कभी भी अकाउंट्स में अगर कोई भी एंट्री लिखने में हम गलती करते हैं तो उसको रब नहीं करा जाता, उसको कैंसिल नहीं करा जाता, उसकी जगह पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की जाती है। और इसका पूरा चैप्टर आएगा पार्ट 2 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो क्लियर है ये सबको, कौन सी एंट्री जनरल प्रॉपर में आएगी? Yes, sir. Yes, sir.
तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर हम एक एक करके सम शुरू करते हैं। जर्नल प्रॉपर का जो फॉर्मेट है वो जर्नल एंट्री वाला ही फॉर्मेट है, कोई नया फॉर्मेट नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट। Now let us start. सम नंबर 4 पे आ जाओ सब लोग। मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना होगा, तुमको फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, ध्रुमिल कामानी starts business with following assets and liabilities on 1/1/2015. Write opening journal proper. हमें ओपनिंग जर्नल प्रॉपर लिखना है। ऊपर हेडिंग दे देते हैं जर्नल प्रॉपर ऑफ ध्रुमिल कामानी। फॉर्मेट याद है सबको जर्नल का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले क्या आएगा? Date. Date. उसके बाद Particulars. particulars, उसके बाद Ledger folio. portfolio, उसके बाद Debit. debit rupees and credit rupees। Credit rupees. चलो अब उसने कब बिजनेस स्टार्ट किया है? 1/1/2015 को। 1/1/2015। अब वो क्या लेकर आया? कैश लेकर आया। कैश कम्स इन, लेकिन कैश को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्योंकि कैश तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा। Cash. जर्नल प्रॉपर में सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होगी जो कोई और सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती है, ऐसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो कैश बुक में जाएगा, बैंक बैलेंस भी कैश बुक में जाएगा, तो वो दोनों रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, अब फर्नीचर 15,000 कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या होगा? Furnitures account. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 15,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड 20,000। पर्सनल डेटर्स को हमेशा डेबिट करने का, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 5,000। 12% लोन फ्रॉम माया बैंक। अब देखो लोन का पैसा भी कैसे आएगा? कैश आएगा। ओके, तो वो भी कहा जाएगा? कैश बुक में जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। लोन का जो है 12% लोन फ्रॉम माया बैंक 10,000, जो लोन का पैसा है वो भी कैश आया होगा, तो उसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो बोलो क्या आ जाएगा सीधा? टू Capital account. कैपिटल अकाउंट। कितना आया कैपिटल? 40,000. 40,000। नरेशन सिंपल लिखने का, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। ओके, एनी डाउट? No. और देखो No, sir. रिकॉर्ड कैश एंड बैंक बैलेंस इन कैश बुक। तो कैश बुक बना के कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस में रिकॉर्ड करना है तो कर देने का, बाकी नहीं करने की जरूरत है। चलेगा, एग्जाम ये सब पूछते ही नहीं है इसका। चलो इसका हम स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे। अभी सम नंबर 5 पे आ जाते हैं। श्री गुजरात स्टोर डज नॉट मेंटेन सेपरेट सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न।
ओके देखो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बुक मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शन हमें कहाँ रिकॉर्ड करने हैं? जर्नल प्रॉपर में। ऊपर हेडिंग दे देते हैं जर्नल प्रॉपर ऑफ गुजरात स्टोर्स। तुम लोग फॉर्मेट बना देना पूरा ये वाला। वेरी फर्स्ट, ड्यू अ बिल ऑफ 8000 ऑन रमनीक व्हिच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। जब भी हम बिल को ड्रॉ करते हैं, ड्यू अ बिल बोला है, बिल को ड्रॉ करना मतलब क्या हुआ? बिल को प्रिपेयर करना। ओके हमने बिल बनाया 8000 रुपीज का, रमनीक ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया मतलब उसने वहां पे साइन कर दी एंड रिटर्न टू अस, और हमको वापस कर दिया। ओके तो जब भी जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है, याद रखना जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसके लिए क्या होता है? बिल Bills receivable. हाँ बिल कम्स इन, उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। अगर हमने बिल ड्रॉ करा है मतलब हमारे बिजनेस से बिल आएगा, बिल कम्स इन और वो आ रहा है, उसका पैसा हमें मिलेगा फ्यूचर में, तो उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ओके वो डेबिट होगा। और अगर हमने बिल को एक्सेप्ट करा है, अगर हमने बिल को एक्सेप्ट करा है, एक्सेप्ट करा मतलब हमने क्या किया? खाली बिल पे साइन कर दिया और साइन करके बिल भेज दिया वापस। ओके इसका मतलब होता है बिल गोस आउट, और इसलिए उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल, उसका पैसा हमें देना है। बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिटेड। ओके ये दो चीज याद रखना। तो हमें ये सोचना है हम किसकी बुक्स में दिख रहे हैं? गुजरात स्टोर्स की बुक में। तो हमें ये देख रहा है कि गुजरात स्टोर्स है वो बिल को ड्रॉ कर रहा है या वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ड्रॉ कर रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलो फर्स्ट नंबर में क्या हो रहा है? ड्यू अ बिल, गुजरात स्टोर ने बिल को ड्रॉ करा है। ड्रॉ करा मतलब बिल कम्स इन, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। यस और नो? Yes. और ये बिल किसने दिया है? रमनीक ने अपने को दिया है। रमनीक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू रमनीक्स अकाउंट। हाउ मच रुपीस? 8000। 8,000. और नरेशन तो प्रेशर में से लिख देने का, अमाउंट को हटा के शॉर्ट में बीइंग ड्यू अ बिल ऑन रमनीक which he accepted and returned, which he accepted and returned. Secondly, अब देखो गुजरात स्टोर क्या कर रहा है? एक्सेप्टेड अ बिल। अब गुजरात स्टोर जो है वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है मतलब बिल गोस आउट, यानी बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके और वो बिल किसको मिला है? ड्रॉन बाय विजय, विजय को मिला है। विजय इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और सिंपल है भाई, बिल पेएबल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो सामने डेबिट में क्या आएगा? जो पर्सन का नाम दिया है वो आ जाएगा। तो विजय अकाउंट डेबिटेड टू bills payable account. How much rupees? 3000. नरेशन क्या लिखोगे? क्वेश्चन में से bill accepted a bill drawn by Vijay and returned to him. उसको रिटर्न कर दिया। अब देखो बिल रिसीवेबल ऑफ रमनीक एंडोर्स्ड टू रमेश। हमारे पास रमनीक का बिल पड़ा हुआ है ना? कितने रुपए का बिल है वो? 8000 का। वो बिल एंडोर्स दे देगी। किसको दे दिया हमने? रमेश को दे दिया। हमारे पास रमनीक का 8000 का बिल पड़ा है अपनी दुकान के ड्रॉर में, वो बिल हमने किसको दे दिया? रमेश को दे दिया। रमेश को दे दिया मतलब रमेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो क्या होगा? रमेश अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए का बिल था? 8000 का। 8,000. और अब वो बिल हमारी दुकान से बाहर चला गया, बिल गोज आउट, क्रेडिट कोड गोज आउट। कौन सा बिल था वो? बिल रिसीवेबल था।
तो 2 bills receivable account 8,000। हमारे पास जो बिल रिसीवेबल पड़ा था रमनीक का, वो हमने रमेश को दे दिया। रमेश को दे दिया तो रमेश इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और बिल दे दिया, बिल गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन, बीइंग बिल रिसीवेबल ऑफ रमेश, being bill receivable of Ramnik endorsed to Ramesh. Any doubt? No, sir. मैं बाकी में लिख रहा हूँ। फोर्थ एंट्री। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है। गुड्स ऑफ 3,000 रिटर्न्ड बाय परेश टू अस। परेश ने गुड्स हमको रिटर्न करे, मतलब गुड्स हमारे बिजनेस में आ गए। क्यों आए? Sales return. हमने परेश को सेल करा था, वो गुड्स उसे वापस कर दिए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू परेश अकाउंट। परेश इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। हाउ मच रुपीस? 3,000। 3,000. नरेशन क्या लिखोगे? Being goods returned by Paresh. Number 5. गुड्स ऑफ 1,500 रिटर्न टू महेंद्र। हमने महेंद्र को रिटर्न कर दिए, मतलब हमारे यहाँ से गुड्स गो आउट। क्यों? परचेस रिटर्न है, हमने गुड्स खरीदे थे, अब रिटर्न कर दिए। एंड महेंद्र इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो क्या एंट्री आएगी? महेंद्र's अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट। हाउ मच रुपीस? 1,500। नरेशन क्या लिखोगे? Being goods returned to Mahindra. To Mahindra. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम बाकी है? लेस देन 1 मिनट है। 3 मिनट। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल है, तो जर्नल एंट्री से लिखनी है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ राकेश। ऊपर हेडिंग दे देंगे हम, जर्नल प्रॉपर ऑफ राकेश। वेरी फर्स्ट, चलो बताते जाओ मुझे। गिव गुड्स ऑफ 5,000 टू अनाथ आश्रम। ये सब जर्नल एंट्री से लिखनी है। गिव गुड्स ऑफ ₹5,000 टू अनाथ आश्रम। इसका मतलब क्या होगा? गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आएगा? Charity Donation account. या तो डोनेशन, डोनेशन या तो चैरिटी, इट इज एन एक्सपेंस। तो डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा? Purchase account. Purchase account. Whenever goods go out other than sales और परचेस रिटर्न, तो हमेशा परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं।
to purchase account 5,000. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग gave goods to अनाथ आश्रम. Being gave goods to अनाथ आश्रम. Second, distributed goods of 4,000 as free sample. हमने free sample की तरह goods को distribute किया. मतलब हमने क्या किया? हमने Advertisement. advertisement is our expense. Debit all the expense. Advertisement account debited to again purchase account. Goods going out other than sales or purchase return. Amount is 4,000. Narration. Being goods distributed as free samples. Third, withdrew goods of 8,000 from business for personal use. 8,000 की goods हमने withdraw करे personal use के लिए, तो बोलो क्या होगा? Drawings. Drawings account debited to purchase account. How much amount? 8,000. Narration क्या लिखेंगे? Being withdrew goods for personal use. Being withdrew goods for personal use. Number 4. Purchased furniture of 3,000 by giving goods of 2,800. हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. और सामने हमने क्या करा? उसको गुड्स बेच दिए, ऐसा नहीं दिया, गुड्स दे दिए. क्या आएगा? टू सेल्स अकाउंट. ओके, अब अमाउंट कौन सा लिखेंगे? फर्नीचर 3,000 का है, 2800 के है. तो फर्नीचर भले कितने का भी था, हमारे गुड्स कितने के बाहर गए? 2,800 के बाहर गए. मतलब हमको फर्नीचर कितने में पड़ा? 2,800 में पड़ा. Yes or no? Yes, sir. Narration. Being purchased furniture by giving goods. By giving goods. Number 5. Goods of 7,000 were destroyed by fire. 7,000 के goods हमारे जल गए आग लगने से. Okay. For which insurance company accepted a claim of 5,500. इसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमें 5,500 देने वाली है, अभी दिया नहीं है, पर इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर दिया कि भैया हम तुमको 5,500 रुपीस देंगे. मतलब हमें इंश्योरेंस कंपनी से 5,500 रुपीस लेना है. और बिजनेस को जो लोगों से पैसा लेना होता है वो सब हमारे डेटर्स होते हैं. हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज आवर डेटर. और डेटर को हमेशा डेबिट करने का कितना रुपया देना है उससे? 5,500. अब 7,000 के गुड्स जले, जिसमें से 5,500 तो हमको मिल जाएंगे. तो हमारा लॉस कितने का हुआ? 1,500 रुपए का लॉस हुआ. और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ओके, तो टू लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड. टू क्यों आया? सॉरी, सिंपल. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड हाउ मच रुपीस? 1,500. टू goods going out other than sales. So to Purchase account. how much rupees? 7,000. Narration. Being goods burnt by fire
and insurance company accepted claim. Number 6. An amount of 2000 is receivable from Nirali which cannot be received now. हमें निराली से 2000 रुपया लेना था पर अब वो अभी नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बोलो. Bad debts. बैड डेब्ट हो गया है. अब वो इंस्टॉलमेंट हो गई है तो बैड डेब्ट हो गया है. तो बैड डेब्ट इज ए लॉस और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस. तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड और बैड डेब्ट किसके वजह से हुआ? निराली की वजह से. तो टू निराली's अकाउंट 2000. नरेशन क्या लिखेंगे? Being amount receivable from Nirali cannot be received. Being amount receivable from Nirali cannot be received. Number 7. राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 800. हमें मशीनरी का डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है 800. नाउ डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. ऐसा हमने पढ़ा था डेफिनेशन में. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. असेट की वैल्यू जो डिक्रीज होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड. किसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो रहा है? मशीनरी पे. तो टू मशीनरी अकाउंट. हाउ मच रुपीस? 800. एनी डाउट? No. No, sir. No, sir. Being right of depreciation on machinery. Number 8. Salary of the month of March is unpaid. मार्च महीने की सैलरी अभी तक हमने पे नहीं करी है तो सैलरी इज अवर एक्सपेंस. सबसे पहले तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सैलरी अकाउंट डेबिटेड. टू क्या हमने सैलरी पे कर दी है? अगर पे कर दी होती तो टू कैश अकाउंट लिखते बिकॉज कैश गोज आउट. पर अभी तक पे नहीं करी है, अनपेड है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है. तो क्या आएगा? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. आया समझ में? हाउ मच रुपीस? 7,800. अगर हमने सैलरी पे कर दी होती, बोलिए ना अमाउंट. हाँ, अगर हमने सैलरी पे कर दी होती तो क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट. और अगर चेक से पे करी होती तो टू बैंक अकाउंट. पर पे नहीं करी है, अनपेड है, मतलब टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. नरेशन लिख देने का being salary for month of March is unpaid. Being salary of March month is unpaid. Any doubt? No, sir. अब होमवर्क में काम दे रहा हूं मैं तुमको. क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल जर्नल एंट्रीज का ही है. सबको अपने आप होमवर्क में करना है. इसके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ओरली करवाऊंगा और सब लोग अपने आप करेंगे अपनी सीडब्ल्यू के अंदर ही. और डाउट लगे तो पेंसिल से लिखना या वो ट्रांजैक्शन की जगह छोड़ देंगे. ओके, आएगा सबको? Yes, Yes, sir. sir. होमवर्क के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 सबको अपने आप करना है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7. ओके, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे. बाय ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे. Bye, sir. Bye, sir. Hi, sir.